नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी माइनर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिग पॉलिटिकल इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते समय देखा था कि बिग पॉलिटिकल इवेंट्स in modern Indian history are very important from the exam point of view, and not just the big political events but also the stories which are connected with these political events are very significant for this prelims exam. तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही एक बिग पॉलिटिकल इवेंट्स से, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी which was fought on the banks of river Hooghly in 1757 between East India Company and नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडरशिप था वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था। तो देखते हैं पहले कि व्हाट वर द कंडीशंस, व्हाट वाज द बैकग्राउंड इन विच दिस बैटल वाज फॉट। तो ऑब्वियसली देयर वर डिसकंटेनमेंट्स फॉर बोथ द साइड्स। फॉर द नवाब it was the misuse of dastaks, second fortification of Calcutta without Nawab's permission, and asylum to political fugitive by EIC। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए, मिसयूज ऑफ दस्तक्स, पहले देखते हैं दस्तक्स क्या थे। दस्तक्स एक्चुअली ये फ्री ट्रेडिंग राइट्स थे जो कि नवाब फरूख शेर ने 1770 में 1717 दैट इज 1717 में सबसे पहली बार इशू किए थे। और इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे, एक्सक्लूसिव ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे। तो इसका मिसयूज कैसे हुआ कि जो ये दस्तख्त थे दे वर इशूड ओनली फॉर द यूज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बट हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्राइवेट ट्रेड के लिए तो इस्तेमाल किया ही किया, साथ में जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको भी ये दस्तख्त बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो नवाब की फाइनेंशियल पोजीशन थी वो काफ़ी बिगड़ गई, जो उसकी तिजोरी थी वो गड़बड़ा गई। तो ठीक है, ये एक बड़ा इशू रहा बैटल ऑफ प्लासी के पीछे। अब दूसरा कारण देखते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता विदाउट नवाब्स परमिशन। अब देखिए 1756 में यूरोप में एक वॉर स्टार्ट हुआ, दैट वाज कॉल्ड 7 ईयर वॉर्स बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। देखिए, उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक राइवलरी चल रही थी, नॉट जस्ट इन यूरोप बट ऑल्सो आउटसाइड द यूरोप, एट एनी प्लेस वेयर द फाइट, वेयर द स्ट्रगल फॉर कॉलोनीज वर गोइंग ऑन। अब ये वो टाइम था जब फ्रांस और ब्रिटेन या दूसरी यूरोपियन पावर्स ट्राई कर रहे थे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो अपनी कॉलोनीज बना सकें और जहाँ पे वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ले सकें। तो इंडिया में भी एक ऐसी कंडीशन थी, इंडिया में भी जो स्ट्रगल थी वो चल रही थी फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में। तो बिकॉज ऑफ दिस 7 ईयर वॉर जो कंपनीज थी इंडिया में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे बोथ वर अलार्म्ड। उनको लगा कि जो वॉर यूरोप में स्टार्ट हुआ है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, और इट इज़ पॉसिबल कि जो वॉर है वो इन कंपनीज के बीच में भी छिड़ जाए। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर बोथ ऑफ देम फोर्टिफाइड देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था कैलकाता, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था चंदर नगर, उसकी फैक्ट्री भी चंदर नगर में ही थी। तो ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों ने अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली अब ये इन लोगों ने परमिशन तो ली नहीं थी नवाब सिराजुद्दौला से, जो कि 1756 में ही नवाब बना था, तो उसे ये बात पसंद नहीं आई। तो एक तो ये रीज़न हो गया। अब बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, इसके भी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1693 में 1693 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट विद ईस्ट था उसको एक्सटिंग्विश कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो ब्रिटेन के जो पावरफुल पॉलिटिशियन थे उनको ब्राइब देना शुरू किया
इस राइट को रिस्टोर कराने के लिए। तो ये जद्दोजहद बहुत लंबी चली और अल्टीमेटली काफ़ी ब्राइब देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस राइट को रिस्टोर करवा लिया। देखिए अब इस वजह से भी जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, क्योंकि देखिए जो नेगोशिएशन हो रहा था वो हो रहा था बंगाल और इंडिया के ट्रेडिंग राइट्स के लिए, और नेगोशिएटिंग पार्टीज कौन थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट या कह लो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें नवाब का तो रोल ही नहीं था कोई। तो ऑब्वियसली नवाब टुक इट एज इफ इट वाज एन अटैक ऑन हिज सोवरेनिटी। तो ये दूसरा बड़ा कारण था। अब तीसरा कारण क्या था कि नवाब के कुछ एक पॉलिटिकल फ्यूगिटिव्स थे जिनसे नवाब को अपने स्कोर सेटल करने थे, और इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास सरहद दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब क्या होता है, कंपनी के भी कुछ डिसकंटेनमेंट्स थे। देखिए ये नवाब ने क्या किया, नवाब के जो इतने सारे डिसकंटेनमेंट्स थे इसकी वजह से नवाब ने जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको बोला कि आप अपने फोर्टिफिकेशन हटा लो। लेकिन इन लोगों ने, देखो फ्रेंच कंपनी ने तो इनका जो कहा था मान लिया। द फ्रेंसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी complied with the orders of Nawab, but British East India Company thought that they can ignore Nawab, so they did not heed to what he said. So obviously this was a very big hurt to the sentiments of Nawab. तो उसने क्या किया कि जो फोर्ट विलियम था उस पर अटैक कर दिया, अटैक करके, और ईजिली ही वॉन इट। तो क्या हुआ कि उसने कुछ एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, कैद में ले लिया, और कुछ लोग थे वो निकल गए। जो गिरफ्त में लिया इनको एक बोला जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक हॉल में बंद कर दिया गया बहुत सारे लोगों को। एंड कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग थे, या कुछ लोग कहते हैं हज़ारों में लोग थे। इनको बंद कर दिया गया और कंडीशंस इतनी बुरी थी कि उनको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी। तो मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन। तो इस इवेंट का नाम देते हैं, जो कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इसको नाम देते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऑल्दो इंडियन हिस्टोरियंस इसको बिलीव नहीं करते इस बात पे, और इसको बोलते हैं कि बहुत ही एग्जेजरेटेड इवेंट बताया जाता है। इसमें हो सकता है कुछ लोगों की मौत हुई हो, लेकिन दिस नंबर वाज नॉट वेरी हाई। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए। अब इन्होंने क्या किए कि जो हारने के बाद जो सोल्जर्स थे वो रिट्रीट किए फोर्ट विलियम से, और जो इंडियन सी था, इंडियन ओशन था, उसकी तरफ चले गए। अब देखिए इंडियन ओशन में जो ब्रिटिश की नेवी थी दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी एक्चुअली जो, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द यूरोपियन स्ट्रगल, तो जो ब्रिटिश की नेवी है उसकी पावर की बात हम करते हैं। तो उन जो फोर्ट विलियम से निकले हुए लोग थे, जो भागे हुए लोग थे, वो जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवी थी उसके पास चले गए। और साथ ही जो उन्होंने क्या किया, दो फ्रंट पे काम किया। एक तो मद्रास से अपनी कंटिजेंट एक आर्मी बुलाई, और दूसरा जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनके जो अंदरूनी कलह था उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और इन नवाब के साइड से कई लोगों को अपनी साइड लेने की कोशिश की। अब नवाब ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आफ्टर द विक्ट्री ओवर फोर्ट विलियम, नवाब सेलिब्रेशन मोड में चला गया, और वो इस बात जो कंपनी की स्ट्रेंथ थी उसको अंडरमाइन किया उसने। तो ऑब्वियसली ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। अपना प्रिपरेशन करने के साथ दोबारा अटैक किया नवाब पे, और बहुत सारे जो जो ट्रेचर्स थे नवाब के उनको मिला के बहुत आसानी से बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया। अब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एग्जैक्टली देखते हैं। देखिए इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में की ओर से ओरिजिनली ओनली 2100 इंडियन सिपॉइज थे, 2100 इंडियन सिपॉइज थे, 750 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, 100 गनर्स थे, 8 कैनन्स थी इनके पास। तो मे बी वो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस थे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ फिर भी बहुत कम थी। अब दूसरी तरफ
नवाब की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी कहने को, लेकिन इनकी जो आपसी जो कलह थी, जो अंदरूनी ट्रेचरी हुई, इसकी वजह से इनको ये बैटल हारना पड़ा। देखिए होता क्या है कि 15,000 कैवलरी ऑफ मीर जफर ये डिफेक्ट करके जो है चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर। वैसे ही 35,000 की जो इन्फेंट्री थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर चली गई। तो इनके पास बचा क्या, 7,000 इन्फेंट्री ऑफ मुगल एम्पायर, 5,000 कैवलरी ऑफ सिराजुद्दौला, और बाकी का तो ये डिफेक्ट कर गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए वो है 50 आर्टिलरी मैन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आपको पता ही है कि इस टाइम पे 7 ईयर वॉर्स चल रहा था, तो जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नवाब का साथ देने की कोशिश की। उसने एक ऑल्दो वेरी सिंबॉलिक लेकिन फिर भी 50 आर्टिलरी मैन अपनी तरफ से भेजे थे फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने के लिए। तो ये हम याद रखेंगे। इस बैटल का आउटपुट क्या हुआ आपको पता ही है, आउटकम देखिए बहुत ही एक सीक्रेट अलायंस बना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के ट्रेटर्स को अपनी तरफ करके। जो ट्रेटर्स थे उनमें कुछ एक का नाम हम याद रख सकते हैं वैसे, जैसे मीर जफ़र हो गया, राय दुर्लभ, जगत सेठ। जगत सेठ वॉज अ इन्फ्लुएंशियल बैंकर ऑफ बंगाल। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको भी ये पूरा करने में काफ़ी मदद की होगी। ओके, ओमी चंद को भी याद रख सकते हैं। अब इस बैटल में नवाब सिराजुद्दौला वॉज किल्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफ्टर विनिंग दिस बैटल व्हाट दे डू, ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए, चार्ल्स वॉटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर विनिंग दिस बैटल दे मूव टुवर्ड्स फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर जिसकी हमने बात करी थी। अब ये उस तरफ जाते हैं और वहाँ जाके भी इसको ईजिली विन करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। देखिए एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। जो बैटल था उसके बाद जो जिसको मीर जफ़र को नवाब बना दिया गया और नवाब से 17 करोड़ 7 लाख की बड़ी जो राशि थी एज ए वॉर इंडेमनिटी वसूली गई। ओके, इतनी बड़ी राशि बंगाल के नवाब को देनी पड़ी और साथ ही साथ 24 परगनाज, इनकी जो जमींदारी राइट्स थे ये भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा इवेंट कि फ्रेंच वर आउटस्टेड फ्रॉम बंगाल। ऑब्वियसली हमने पढ़ा जैसे कि आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी दे मूव टुवर्ड्स चंद्रनगर एंड ईजिली वोन ओवर इट। तो ये वाला भी पॉइंट हमको याद रखना चाहिए। और इसके साथ ही क्या किया, ये वॉर इंडेमनिटी तो पे करनी ही करनी पड़ी, साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो सर्विसमैन थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, जो उन्होंने क्या किया कि जो नवाब था उससे वसूली शुरू कर दी, एक तरीके की रेंट सीकिंग शुरू कर दी। बात बात पे जाके उनसे जो है घूस लेना शुरू कर दिया। तो ये घूस का अमाउंट कैलकुलेट हम करते हैं तो दिस बिकम्स अबाउट 3 करोड़। अब ये कहने को 3 करोड़ हो और यहाँ पे ये 17 करोड़ इनको ऑफिशियली देने पड़े, 17 करोड़ 7 लाख, लेकिन ये जो 3 करोड़ का अमाउंट है ये ज़्यादा पेनफुल रहा होगा उसके लिए। देखिए क्योंकि बार बार इंटरफेयर करके वसूली करना, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो रन करने की टफनेस है उसको बढ़ा देगा। बंगाल का इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप्ड था। तो इस आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू कंट्रोल दीज रेवेन्यूज़, और जो कि इस रेवेन्यू की मदद से वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को ऑर्गेनाइज कर पाए और आगे की जितनी भी बैटल्स हुई, जितनी कॉन्क्वेस्ट हुई, उनको आसानी से वो परस्यू कर पाए। तो इस वजह से भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, प्लासी टू पार्टीशन। एक्चुअली दैट सिग्निफाइज कि दिस वाज द एक्चुअल एरा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, साथ उन्होंने क्या किया कि अपने एक रेजिडेंट को मीर जफर के कोर्ट में रख दिया, जिससे कि वो काफ़ी इंटरफियर कर पाए उसके अंदरूनी मामलों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब देखिए इसकी पार्टीज को देख लीजिए ध्यान से, कौन कौन
इस बैटल में पार्टिसिपेट किया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे वो तो हेक्टर मुनरो, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही जो दूसरी साइड थे वो एक अलायंस था, एक बिग अलायंस। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम टू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट वाज द बैकग्राउंड। अब देखिए, दिस इज ऑल इन कंटिन्यूटी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है कि जफर को जो है नवाब बना दिया गया था, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेसिवली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया मीर जफर के जो शासन था उसमें। तो ऑब्वियसली जफर डिड नॉट लाइक डिट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने ही ट्राइड टू कंस्पायर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ही मेड एन अलायंस विद डच कंपनी। और फिर क्या होता है कि बैटल ऑफ चिंसूरा 1759, ये आपको याद रखना होगा। तो ये बैटल ऑफ चिंसूरा में जो डच और ब्रिटिश के बीच की फाइट हुई, उसको इजीली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि जो जफर था उसकी भी हार हो गई। अब ये जफर की ट्रेचरी एक तो थी, एक साइड, मतलब ऑब्वियसली दिस वाज ट्रेचरी, ही मेट विद द एनिमीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तो ये ट्रेचरी, और दूसरी साइड से कि जो अग्रीमेंट था जिसमें कि ही वॉज मेंट टू पे हेफ्टी अमाउंट ऑन ए रेगुलर बेसिस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी वो पे नहीं कर पाया। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि जफर को रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम से। अब मीर कासिम आता है, ये ऑल्दो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को ऐसे बिठाया था कि ही वुड एक्ट एज अ रबर स्टैम्प, और उससे बहुत सारी वॉर इंडेमनिटी, बहुत सारा वसूली वो कर पाएंगे। लेकिन ये जो बंदा था काफ़ी अच्छा रूलर निकला, और इसने कुछ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने की कोशिश की। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे एक इंडिपेंडेंट बंगाल चाहिए है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेरेंस को कम करना ही करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि इस इंटरफेरेंस को कम करने के लिए अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में है, शिफ्ट करने की डिसीजन लिया। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो था कलकत्ता, और कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की डिस्टेंस बहुत कम थी, तो जो इंटरफेरेंस था वो बहुत इजीली पॉसिबल था। तो उसने क्या किया, मुंगेर पहुंचा दिया। अब मुंगेर और कलकत्ता के बीच की जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई, तो उसे लगा कि हो सकता है कि इस वजह से इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, तो एक तो ये स्टेप था। दूसरा क्या किया, ही अबॉलिश्ड ऑल द ट्रेड ड्यूटीज ऑल टुगेदर। तो देखिए, पहले तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप जो है ट्रेड पे जो है ड्यूटी पे कीजिए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी बात को बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कासिम को एज अ पपेट रूलर बैठाया था, और ऑब्वियसली दे वुड नॉट लाइक देयर पपेट्स टू ऐसे आंख दिखाए उनको। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि इट्स बेटर कि हम जो बंगाल के जो ट्रेडर्स हैं उनको भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पार पे ला दिया जाए, उनकी बराबरी पे ला दिया जाए। तो इसलिए उसने जो है ये ट्रेड को, जो ट्रेड ड्यूटीज थी, ही अबॉलिश्ड ऑल ऑफ द ट्रेड ड्यूटीज एट वंस। ओके, तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात तो डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रगल जो अभी तक चल रही थी, दैट वाज ओनली फॉर द फ्री ट्रेड राइट्स, फॉर द एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स, और एक ऐसी प्रेफरेंशियल पोजीशन जो दूसरे ट्रेडर्स के पास ना हो, जिससे कि ब्रिटिश के ट्रेडर्स हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके जो ट्रेडर्स हैं, उनको एक एडवांटेजियस पोजीशन मिल सके। तो ऑब्वियसली ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया फिर से, और इस बार फिर से उन्होंने जफर को बिठा दिया। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया और अटैक करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इस जो बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई, इसका आउटकम क्या हुआ वो देखते हैं। पहला तो हमने देखा कि जो नायब सूबादार था उसको अपॉइंट करने की पावर मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को।
दूसरा ड्यूटी फ्री ट्रेड जो उनको ऑब्वियसली मिल ही गया। तीसरा उन्होंने क्या किया कि जफ़र को रिस्टोर कर दिया था कासिम को हटाने के बाद। और दूसरा एक जो एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस जिस बात की रही वो थी कि इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को तो हराया ही था, साथ ही साथ जो मुग़ल एम्पायर का जो 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 बादशाह था उसको भी हरा दिया था, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। ओके, तो आगे देखते हैं। अब इस बैटल के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। देखिए बैटल होता है 1764 में और ये ट्रीटी होती है 1765 में। तो देखिए जो कासिम था उसको तो हटा दिया गया और नया जो नवाब था वो जफ़र था। तो जफ़र से ऑब्वियसली बहुत सारी जो पैसे की वसूली की गई, उसको एकदम से बिल्कुल रबर स्टैम्प टाइप रूलर बना दिया गया। साथ ही जो शुजाउद्दौला से था उसको कुछ एक चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, जैसे कि उसको बोला गया कि इलाहाबाद और कारा को आप जो है मुग़ल एम्परर शाह आलम टू को दे दो, और उसको बोला गया कि आपको 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बोला कि हम जो अवध में अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रूप्स रहेंगी और इस ट्रूप्स का पे जो सर्विसेज हैं उसके लिए भी नवाब शुजाउद्दौला को ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये कंडीशंस थी इसके लिए। साथ ही साथ शाह आलम टू को कुछ बातों के लिए अग्री करना पड़ा, जैसे कि उसको बोला गया, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज़ जो थे ओवर बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, ये जो है इसके लिए फरमान्स जो है इशू करने पड़े शाह आलम टू को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, तो दीवानी राइट्स मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ उसको बोला गया शाह आलम टू को कि जो ये आपको इलाहाबाद जो कि नवाब शुजाउद्दौला आपको देगा, आप वहाँ जाकर रहिए, इलाहाबाद में जाकर रहने को बोला गया। ओके, तो ये सारी कंडीशंस थी। साथ ही साथ बोला कि जो ये निजमत फंक्शन है, जो पुलिसिंग फंक्शन है, इसके लिए भी आपको जो है 53 लाख रुपए की एक बड़ी राशि जो है पे करनी पड़ेगी। ओके, और अब देखिए ये जो दीवानी राइट्स था इसके लिए इन्होंने 26 लाख रुपए जो एम्परर शाह आलम टू था उसको पे किए। अब आप सोचेंगे कि ये इन्होंने पे क्यों किया, ऐसी इनको क्या जरूरत थी? देखिए ये कि लेजिटिमेसी की बात थी, उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जो बंगाल बिहार और उड़ीसा पे जो इनका दीवानी राइट्स है ये लेजिटिमेट है, क्योंकि जो एम्परर था वो अभी भी लेजिटिमेट एम्परर था इंडिया में, मतलब लोगों की नज़र में वो एम्परर ही था अभी तक। तो इससे जो है जो दीवानी राइट्स था, जो जो रेवेन्यू के कलेक्शन का राइट्स था, उसको इजीली इन्फोर्स कर पाए होंगे ब्रिटिशर्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने देखिए इन्होंने नहीं किया, बल्कि जो बंगाल था उसको ऑलमोस्ट एनेक्स कर लिया, लेकिन अवध के साथ ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? आपने सुना होगा कि अफगान और मराठा इन्वेजन्स फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंटियर वर वेरी फ्रीक्वेंट। तो अगर ये अवध को अगर ये एनेक्स कर लेते तो उनके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने वेस्टर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने की, और कंपनी ये चाहती नहीं थी क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता था। ओके, इस इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद, इलाहाबाद की ट्रीटी जो कि 1765 में हुई, इसके बाद एक बहुत बड़ा गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में चेंज आया। वो था कि डुअल गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है 1765 में, जो कि फाइनली 1772 तक चलती है। जैसा कि आपने देखा कि इलाहाबाद ट्रीटी से बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, साथ ही साथ निजमत फंक्शंस भी मिल गए थे। दीवानी राइट्स, निजमत फंक्शंस मतलब पुलिसिंग फंक्शंस, ये दोनों राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। अब मतलब ये तो जो पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गई, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पीस मेंटेन करने की, ऑर्डर मेंटेन करने की, वो अभी भी नवाब के पास थी। ओके, तो ये ऐसा हो गया कि नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, और यहाँ पर पावर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। देखिए आफ्टर दिस बैटल, देखिए इंडियन मर्चेंट्स थे, दे कंटिन्यू टू पे वेरी हाई ड्यूटी ऑफ 40% ड्यूटी, और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे दे केप्ट इंजॉइंग ड्यूटी फ्री ट्रेड। और जो पीजेंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंटली जो पीजेंट्स थे, दे केम अंडर ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ से उनके एक्सप्लॉयटेशन की स्टोरी शुरू होती है। देखिए जो इंडियन पीजेंट्स थे दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय इंडियन रूलर्स ऑल्सो, बट दे वर अ बिट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, और उनका एक ट्रेडिशनल रिलेशन भी था। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जमींदार आएंगे या उनका जो जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम आएगा वो इतना एक्सप्लॉयटेटिव होगा, क्योंकि जो रिलेशन था वो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं था इन जमींदारों के बीच में या ईस्ट इंडिया कंपनी और इन पीजेंट्स के बीच में। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा इफेक्ट देखते हैं, जो ऑफिशियल्स ऑफ ईआईसी दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, दे बिकेम वेरी रिच बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड। उनका प्राइवेट ट्रेड था वो कंटिन्यू करता है। आप बाद में देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वो आके इस जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा कर्ब करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इस स्टोरी को पहले देखिए कि वो इतना अमीर बन गए कि जब वो वापस ब्रिटेन पहुंचे तो जो जो वहाँ के लोग थे वो इतना जेलस फील किए कि वो ट्राई करने लग गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में या तो वो खुद पहुंच जाए पावर की पोजीशन में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ये इस एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है इसको कैसे न कैसे ख़त्म किया जाए। तो फाइनली हम जाके देखेंगे कि 1813 में ये राइट्स काफ़ी हद तक अबॉलिश किए गए, फिर 1833 के चार्टर से इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो हम आगे के एवोल्यूशन की स्टोरी में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो आपने जैसे देखा कि इस बैटल से क्या हुआ कि एक अभी तक क्या था कि जो ब्रिटिश ट्रेड था, पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ब्रिटेन से जो है गोल्ड लाते थे या दूसरी प्रेशियस आइटम्स लाते थे और उनको लाके जो इंडिया में जो है बेचते थे और इंडिया से कमोडिटीज़ खरीदते थे जो भी उनको ले जाना था, जैसे मसाले हो गए या कॉटन हो गई या दूसरी जो कमोडिटीज़ थी जो उनको ब्रिटेन में ज़रूरत थी वो सब लेके जाते थे। लेकिन अब से क्या हुआ, क्योंकि अब से उनको बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए थे, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे। तो बंगाल के रेवेन्यू से अब इन्होंने जो इंडियन कमोडिटीज़ थी उनको ख़रीदना शुरू कर दिया, और इस चीज़ को बोला गया कंपनीज इन्वेस्टमेंट। मतलब जो कंपनी ने बंगाल के रेवेन्यू से इंडियन कमोडिटीज़ को ख़रीदा, इन कमोडिटीज़ को बोला गया इंडियन इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को बोला गया कंपनीज इन्वेस्टमेंट। सॉरी, तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम प्रीलिम्स में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही देखिए क्या हुआ कि कंपनी इतना रिच होने लग गई तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में जो आवाज़ें उठ रही थी इसको कंट्रोल करने की, कि वैसे ही जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि वी नीड टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अदरवाइज हो सकता है कि हमारे हाथ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंट्रोल है वो निकल जाए। और दूसरा वो चाहते थे कि अब इतना अमीर हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्यों ना इनसे कुछ उगाही की जाए, कुछ ना कुछ पैसे जो हैं इनसे जो है लिए निकाले जाए। तो इस वजह से 1767 से आप देखेंगे कि 40,000 पाउंड की जो अमाउंट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अग्री करना पड़ा बाद में देने के लिए। एनुअली इस अमाउंट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पे किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, इन सब वजहों से 1770 में आप देखो एक ऑल्दो फेमाइन तो बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मॉनसून रही होगी, लेकिन जो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर था जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास थी और पावर्स उसको कंट्रोल करने की थी नहीं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की पावर्स थी नहीं, तो इस वजह से ये जो फेमाइन थी ये एग्रीवेट हो जाती है और बहुत ही गंदी हालत हो जाती है। तो चलिए इस लेक्चर में अभी इतना ही। थैंक यू। आगे के लेक्चर से जुड़े रहने के लिए, आगे के इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।